हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में 14 और 15 सितंबर को तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात आती है कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के देखिए होम मिनिस्ट्री के राजभाषा विभाग के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन इस बार किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान हिंदी के विकास में मीडिया की भूमिका क्या है और भारतीय सिनेमा और हिंदी जैसे अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाने वाली है। इसी सम्मेलन के दौरान हाल ही में 3,51,000 शब्दों का एक शब्दकोश, जिसे हिंदी शब्द सिंधु नाम दिया गया है, इसकी शुरुआत की गई और इसके अलावा एक ई ऑफिस ऐप की भी शुरुआत की गई है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि सबसे पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 2021 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसके बाद लास्ट ईयर 2022 में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत शहर में किया गया था और अब तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। तीनों को ही याद रखिएगा, स्पेशली फर्स्ट और हाल ही में जो आयोजित किया गया है 3rd नंबर पर, इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आप सभी ने सुना होगा। नॉर्मली गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित ये योजना है, जिसे उज्ज्वला योजना के नाम से शुरू किया गया था। अब आइए इसके कथन देख लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा असत्य है। तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह पर, दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहां पर महिलाएं देखिए चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो उनसे क्या होता था, धुआं बार बार नाक में जाता था, सांस में जाता था, तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती थी। अब उज्ज्वला योजना से जब गैस सिलेंडर मिलने लगे तो स्वास्थ्य की रक्षा होने लगी। इसीलिए यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने से संबंधित है। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 2022 में चालू किया गया था, तो ये कथन गलत है, क्योंकि उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है वो 2021 में शुरू किया गया था। तो आंसर डी हो जाएगा। उज्ज्वला योजना से संबंधित ये कथन बिल्कुल गलत है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये योजना अभी चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस योजना का विस्तार देखिए 2023-24 से 2025-26 तक के लिए बढ़ाया गया है और इस दौरान 75 लाख रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले हैं। इसके बाद भारत में उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है, उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत देश में 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा चुके हैं। ओके, तो शुरू कब की गई थी? 1 मई 2016 में। किस मिनिस्ट्री की है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी हेल्थ की रक्षा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का दूसरा चरण मतलब उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत अगस्त 2021 में यूपी के महोबा से की गई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इस योजना के सभी फैक्ट याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ है?
तो तूफान डेनियल से अफ्रीकी देश लीबिया हाल ही में काफ़ी प्रभावित हुआ है। आंसर भी हो जाएगा लीबिया उत्तरी अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, जहां पर डेनियल तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस तूफान के बाद लीबिया में देखिए बाढ़ आ गई थी और इसके कारण अब तक लीबिया में 5,300 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि देखिए अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोग वहां पर लापता है। सबसे ज़्यादा इस तूफान से पूर्वी लीबिया का हिस्सा प्रभावित हुआ है। यहाँ का देखिए डॉर्न शहर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो हाल ही में आए डेनियल तूफान से अफ्रीकी देश लीबिया काफ़ी प्रभावित हुआ है। लीबिया की कैपिटल ट्रिपली है, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी दिनार है और ओसामा हमाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना यूपी से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देखिए राज्य में गोवंशी पशुओं की नस्ल सुधारने और राज्य में दुग्ध उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी में नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना की हाल ही में शुरुआत की है। यूपी में इस योजना के तहत गायों की अलग अलग नस्लों को, जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर या गंगातीरी जैसी जो गायों की नस्लें हैं, उनमें सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना यूपी गवर्नमेंट की योजना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अदर स्कीम्स की बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना और कन्या सुमंगला योजना, ये यूपी गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? तो सिमोना हालेप की बात करें तो ये टेनिस की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है फ्रेंड्स। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन पर 4 साल का स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है खेलों को लेकर। कहाँ की महिला टेनिस खिलाड़ी है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये रोमानिया की महिला टेनिस खिलाड़ी है। सिमोना हालेप को देखिए डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे लास्ट ईयर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन पर अक्टूबर 2022 में अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब स्थायी रूप से 4 साल के लिए इन्हें खेलों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब अब ये अक्टूबर 2026 तक टेनिस से दूर रहेगी और किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। 2017 में ये WTA की रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनी थी फ्रेंड्स। सिमोना हालेप ने 2018 में फ्रेंच ओपन और 2019 में विंबलडन ओपन का खिताब अपने नाम किया था और अब इन पर इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 साल का स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश क्रोएशिया को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोएशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जगरेब है और कुना यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जोरान मिलानोविक वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। क्रोएशिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, हंगरी और सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सभी क्रोएशिया के पड़ोसी देश है। वर्तमान में क्रोएशिया में 10 यूनेस्को साइट हैं, जिनमें प्लिटविस झील नेशनल पार्क, डब्रोवनिक, ट्रोगिर और डायोक्लेटियन का महल शामिल है। क्रोएशिया के पश्चिम में एड्रियाटिक सागर स्थित है। डेन्यूब नदी इसकी सबसे लंबी नदी है और दिनारा क्रोएशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्रोएशिया एक बाल्कन देश है फ्रेंड्स, जिसमें क्रोएशिया के अलावा अल्बानिया, ग्रीस, युगोस्लाविया और रोमानिया भी शामिल है। इसके अलावा क्रोएशिया नाटो और यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। तो यूरोप के देश क्रोएशिया से जो फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो भारत में इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए फाइनल में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस चैंपियनशिप में विनर महाराष्ट्र की टीम हो जाती है, रनर अप कर्नाटक की टीम हो गई और तीसरे नंबर पर बिहार ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 2023 में भारत में रग्बी की गवर्निंग बॉडी द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। देखिए इस चैंपियनशिप के बारे में हर फैक्ट को आप जान लीजिए। आयोजन
श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। आयोजनकर्ता कौन है? तो द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन है। कुल कितने राज्यों की टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो 15 राज्यों की टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें विजेता महाराष्ट्र की रग्बी टीम रही है, जबकि रनर अप कर्नाटक की रग्बी टीम रही है। इसके अलावा देखिए इस चैंपियनशिप में 2022 में विजेता कर्नाटक की ही रग्बी टीम थी। तो इस बार 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है और पिछले साल चौथी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 का खिताब कर्नाटक की रग्बी टीम ने अपने नाम किया था। पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है? तो पंचदान पर्व की बात करें जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है फ्रेंड्स, इसका संबंध नेपाल देश से है। नेपाल में हर साल पंचदान पर्व का आयोजन किया जाता है। वैसे ये नेपाल में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रथा है। इस पर्व में दीपांकर बुद्ध की प्रतिमाओं को शहर में घुमाया जाता है और उनकी अलग अलग स्थानों पर पूजा की जाती है। इस दिन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें पंचदान दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, नमक या फिर पैसे और फल जैसी चीज़ें शामिल होती है। तो इस तरह से पंचदान पर्व का संबंध नेपाल देश से है। नेपाल में बौद्ध धर्म से संबंधित ये उत्सव है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड वर्तमान में नेपाल के पीएम के पद पर हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। वैसे इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो 2007 में यूएन महासभा के द्वारा की गई थी और इस घोषणा के बाद 2008 से हर साल 15 सितंबर को ये डे मनाया जाने लगा। पूरे विश्व में लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 15 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 में इस डे की थीम की बात करें तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन 2023 में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की थीम है। वैसे लास्ट ईयर की याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दी है। एक बार इस थीम को भी देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए, तो आपको इसे भी याद रखना चाहिए। लेकिन स्पेशली आप 2023 की याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट मिला है फ्रेंड्स, जिसे क्लेड 9 नाम दिया गया है। क्लेड 9 चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट है। इसके पहले देखिए ये जो वेरिएंट है अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में फैल चुका है और इन देशों में काफ़ी सारे लोगों को इस वेरिएंट ने इफेक्ट किया था। अब देखिए क्लेड 9 की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के अनुसार यह वेरिसेला जोस्टर वायरस का एक प्रकार है जो कि चिकन पॉक्स बीमारी का कारण है। अब देखिए चिकन पॉक्स की बात करें तो ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि वेरिसेला वायरस के कारण फैलती है। इससे बचाव के लिए वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है। हाल ही में भारत में पाया गया क्लेड 9 चिकन पॉक्स का एक नया वेरिएंट है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इयान विल्मुट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर भी हो जाएगा। किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देखिए दुनिया की पहली क्लोन स्तनपायी भेड़ डॉली को बनाया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक इयान विल्मुट को देखिए फादर ऑफ क्लोनिंग भी कहा जाता था। अब क्लोनिंग की बात करें, क्लोन क्या होता है? तो देखिए ये एक ऐसी जैविक रचना है फ्रेंड्स जो कि सिंगल पेरेंट से अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होती है। तो फादर ऑफ क्लोनिंग इयान विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 15 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम प्रमुख देशों की सरकारी समाचार एजेंसियों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बार बार सुर्खियों में हमें देखने को मिलती है। तो यूएसए की बात करें तो एसोसिएटेड प्रेस, जिसे एपी के नाम से जाना जाता है, ये यूएसए की समाचार एजेंसी है। ब्रिटेन में राइटर्स नाम की सरकारी समाचार एजेंसी है।
रूस की समाचार एजेंसी तास के नाम से जानी जाती है, मलेशिया की बरनामा, इटली की अंसा और इजराइल की समाचार एजेंसी इतिम के नाम से जानी जाती है। आगे आइए, फ्रांस की समाचार एजेंसी AFP के नाम से जानी जाती है। भारत की सरकारी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा समाचार भारती भी भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। सिन्हुआ चीन की सरकारी समाचार एजेंसी है और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल USA की सरकारी समाचार एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस की भी हमने बात की थी, ये भी कहाँ की है, तो USA की है। क्लियर? अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा MP के सागर जिले में बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाएगा। उस्ताद अली जकी हैदर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध वीणावादक थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फैशन ब्रांड W के नए ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनाई गई है। आगे आ जाइए, पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस अमृतसर में खोला गया है। भारत ने हाल ही में स्पेन से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। और लास्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में काफ़ी डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।